Hello friends, today we are going to start with central government of part 5th of the Indian Constitution. It deals with president, vice president, prime minister and parliament. Here we discuss one by one, and today we are going to start with our very first topic, the president. ठीक है, तो here we discuss all the related article to president and some concepts related to president. ठीक है, अब जो फर्स्ट आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो है आर्टिकल 52. आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, कि इंडिया का प्रेसिडेंट होगा. यहाँ पे जो ध्यान देना है वो ध्यान देना वर्ड देयर शैल बी. शैल बी का मतलब है इट इज़ मैंडेटरी, कि मैंडेटरी है कि प्रेसिडेंट होगा. ऐसा नहीं है कि इस बार प्रेसिडेंट है इंडिया में, नेक्स्ट टाइम प्रेसिडेंट नहीं होगा. ये मैंडेटरी ऑफिस है. ठीक है, और 1952 से हर बार इलेक्शन होते हैं और प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है. ठीक है, इन इंडिया प्रेसिडेंट इज ऑल्सो नोन बाय अदर नेम. अब और भी नामों से जाना जाता है इंडिया में प्रेसिडेंट, जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है, फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव, सेरेमोनियल हेड एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो अब इनको फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव क्यों कहते हैं? बिकॉज all the actions of government are formally done in the name of president. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डिसाइड कौन करता है कि क्या काम होगा क्या नहीं होगा? वो डिसाइड करता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, बट लास्ट में जो सिग्नेचर होंगे वो किसके होंगे? प्रेसिडेंट की. जैसे कि कोई बिल लेके आई गवर्नमेंट, ठीक है, अब वो बिल किसने बनाया? वो प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बनाया. अब वो पास करवाएंगे लोकसभा राज्यसभा में. वहाँ से बिल पास होने के बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास. अब प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, तो इसलिए प्रेसिडेंट को सिग्नेटरी अथॉरिटी भी कहते हैं. ठीक है, तो जो भी काम है वो किसके नाम पर हुआ? प्रेसिडेंट के नाम पर. लेकिन वो बनाया किसने? प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने. तो इसलिए इसको फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव कहते हैं. ठीक है, अब रियल पावर किसके पास है और रियल हेड एग्जीक्यूटिव कौन है? तो रियल हेड एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, अब इंडिया में क्या है? इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. तो यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है. जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोथ आर प्रेसिडेंट. जैसे कि यूएसए में वहाँ पे क्या है कि आपके प्रेसिडेंट दोनों होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है. ठीक है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है. इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 53. अब व्हाट इज रिटन इन आर्टिकल 53? इट सेज दैट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल वेस्टेड इन प्रेसिडेंट हु शैल एक्सरसाइज देम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम. ठीक है, कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो प्रेसिडेंट के पास हैं. जैसे कि अपॉइंटमेंट्स करने की, क्योंकि ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज टेकन बाय हिज नेम. तो जैसे कि अपॉइंटमेंट करना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, कैग का, है ना, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशंस एक्सेट्रा. ऐसे जो भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट. ठीक है, जैसे कि ही ऑल्सो अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल्स. ठीक है, तो जितने भी जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो प्रेसिडेंट. अब क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर की बात हुई और ऑफिसर सबऑर्डिनेट की, तो हम अब देखेंगे आर्टिकल 74. अब आर्टिकल 74 क्या कहता है? देयर शैल बी अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन. ठीक है, कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा हेडेड बाय प्रेसिडेंट, वो एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को उसके काम करने के लिए. तो मैडम इंदिरा गांधी को ये बात पसंद नहीं आई. अब कौन सी बात पसंद नहीं आई? मैडम इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया कि एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट इज़ नॉट बाइंडिंग द प्रेसिडेंट. ठीक है, कि ये बाइंडिंग नहीं है, मतलब वो माने या नहीं माने प्रेसिडेंट के ऊपर है ये. तो उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. तो उन्होंने वो लेके आई, मैडम इंदिरा गांधी लेके आई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. ठीक है, अब इसमें क्या था? इसमें उन्होंने ऐड कर दिया कि
to aid and advise the president who shall in exercise of his name act in accordance with such an advice। कि मतलब जो वो एडवाइस देंगे वो बाइंडिंग कर दी कि जो भी आपको यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मतलब पीएम ने जो भी डिसाइड किया वो बाइंडिंग हुआ कि आपको ये बात माननी ही पड़ेगी प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, अब क्या होता है, अब आगे क्या होता है कि मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जाती है और नई गवर्नमेंट बनती है मोनार्जी देसाई की। ठीक है, वो लेके आते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, इसका क्या पर्पस था इस अमेंडमेंट को लाने का? इट्स पर्पस वाज टू रेक्टिफाई द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर वो चाहते तो रिवर्स कर देते, मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हटा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसको उन्होंने रेक्टिफाई किया। तो उसमें उन्होंने ऐड किया प्रेसिडेंट में आस्क द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एन एडवाइस, बट आफ्टर रिकंसिडरेशन जो एडवाइस आएगी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो बाइंडिंग होगी। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट बार बार बोले कि आप दोबारा से चेक करके लाओ, नहीं, एक बार वो प्रेसिडेंट कैन आस्क यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर द एडवाइस ओनली वंस, वो सिर्फ एक बार पूछ सकता है। ठीक है, अगर उसके बाद भी वही बिल या वो जो भी आती है तो वो उसको माननी पड़ेगी, फिर वो बाइंडिंग हो जाएगी। इसके बाद क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, के इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको सिंपल याद रखना है 35 LOC। इसका क्या मतलब है 35 का, कि आपकी 35 या 35 से ज़्यादा एज होनी चाहिए। ठीक है, आपको प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए आपकी 35 हो या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, अब L का मतलब क्या है? L का मतलब लोकसभा मेंबर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो उसके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, O का क्या मतलब है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किए होने चाहिए। जैसे कि मतलब आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में या कहीं भी आप टीचर हैं या किसी स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और C का मतलब है सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आपको क्वालिफिकेशन में सिंपल याद रखना है 35 LOC और आपको याद आ जाएगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अब हो सकता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला आदमी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो। ठीक है, तो वो मेंबर इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है तो उसको लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप छोड़नी होगी, क्योंकि इंडिया में डुअल मेंबरशिप अलाउड नहीं है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि वो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर है पहले से और वो इलेक्शन भी कंटेस्ट करता है या प्रेसिडेंट भी बन जाता है, लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है वो है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया होना चाहिए। तो वो तो मेंबर है लोकसभा राज्यसभा का और उसे सैलरी भी मिलती होगी, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर में नहीं आता। लोकसभा राज्यसभा का मेंबर होना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर नहीं आता, तो इसलिए वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसको वो छोड़ना होगा। ठीक है, क्योंकि डुअल मेंबरशिप अलाउड नहीं है, तो इसके डुअल मेंबरशिप अलाउड नहीं है। तो इसके बाद क्या नेक्स्ट ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। और नेक्स्ट है टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स। टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, मतलब टेबल ऑफ प्रेसिडेंट में फर्स्ट रैंक पर प्रेसिडेंट आता है, सेकंड रैंक पर वाइस प्रेसिडेंट और थर्ड रैंक पर आता है प्राइम मिनिस्टर। जो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर है ना, मतलब पावर जो है प्राइम मिनिस्टर की वो ज़्यादा होती है, जबकि वो तो रैंक थर्ड पर आता है टेबल ऑफ प्रेसिडेंट में। ठीक है, और प्रेसिडेंट रैंक 1 पर आता है लेकिन उसकी पावर प्राइम मिनिस्टर से कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है और प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, क्योंकि पीपल्स ने उसको चूज़ किया है प्राइम मिनिस्टर को, तो उसके पास पावर ज़्यादा होती है। ठीक, मतलब वो रैंक 1 पर है प्रेसिडेंट और ये रैंक 3rd पर है और पावर का ऐसे ऐसे डिवीज़न है, तो क्यों ना दोनों को ही डायरेक्टली इलेक्ट किया जाए, जिससे कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट और पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इक्वल हो जाए। तो ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना है, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे और सेम पावर होगी। तो ऐसा ना हो इसलिए प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हु कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, ठीक है। अब इसमें कैसे कंडक्ट कराता है, मेथड ऑफ इलेक्शंस क्या है, तो जो इसमें ना आप 4 बातें याद रखिए, इनडायरेक्ट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और द सीक्रेट बैलेट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट सबसे पहले बनाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा जो कि आर्टिकल 54 में आता है। 4 क्या कहता है, प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, प्लस इसमें यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडुचेरी के भी इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि नॉमिनेटेड मेंबर इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें ओनली ऑन इलेक्टेड मेंबर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस इलेक्शन इज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल ऑफ 1952, ठीक है। इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा रिटर्निंग ऑफिसर को, ठीक है। अब रिटर्निंग ऑफिसर कौन, तो रिटर्निंग ऑफिसर होगा सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट और सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ऑन रोटेशन, ठीक है। तो वो उसको कंडक्ट कराएंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 56, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस, के 5 ईयर का टर्म होगा, लेकिन वो 5 ईयर कब से काउंट होंगे, जिस दिन से वो अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। बात करेंगे वैकेंसी की, कि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है अगर वो वैकेंट है तो वो कैसे वैकेंट होगी, थ्रू द डेथ, रेजिग्नेशन एंड इम्पीचमेंट, बाय दिस मेथड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिकेम वैकेंट, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या उसको हटा दिया जाता है या रेजिग्नेशन दे देता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट है ही वर्क एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो वो प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालेंगे और एक्टिंग प्रेसिडेंट के जैसे वर्क करेंगे, ठीक है। अब मान लो प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन लेटर देना है, तो प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन लेटर देंगे, तो वो रेजिग्नेशन लेटर देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन लेटर देगा जो प्रेसिडेंट का है वो लोकसभा स्पीकर को, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो यहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है ये दोनों पोस्ट कैसी है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, और रूल के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव इज नॉट एग्जीक्यूटिव के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, अकॉर्डिंग टू रूल एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट जो रेजिग्नेशन लेटर है प्रेसिडेंट का उसको देंगे लोकसभा स्पीकर को, ठीक है। अब आफ्टर रेजिग्नेशन आर्टिकल 65 ट्रिगर होगा, वो कैसे, ठीक है। मान लो इन केस की वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उनकी भी डेथ हो जाती है, वैसे ऐसा ना हो पर मान लो, ठीक है, तो इस केस में सीट वैकेंट हो जाएगी, तब कौन प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालेगा, उस टाइम पर आएंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इस पोस्ट को संभालेंगे और फिर विद इन 6 मंथ इलेक्शन हो जाएंगे और न्यू प्रेसिडेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि अभी तक इंडिया में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, तो इंडिया में एक बार हुआ है ऐसा, हिमायतुल्लाह पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभाला था। अभी बहुत कुछ बाकी रहता है रिलेटेड प्रेसिडेंट, जैसे कि इम्पीचमेंट प्रोसेस और मेथड ऑफ इलेक्शन को डिटेल में डिस्कशन करना, और जैसे कि प्रेसिडेंट की और भी बहुत सारी पावर हैं, लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, मिलिट्री पावर है। आज तो हमने एग्जीक्यूटिव पावर को थोड़ा सा डिस्कस किया, तो इसके नेक्स्ट जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं वो कंटिन्यू करूँगी और प्रेसिडेंट को ख़त्म करूँगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, और मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम इसे बेटर एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू।